हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पिलर्स। और आज हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है फोर्स। उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है काइंड ऑफ फोर्सेस। सो इससे पहले काइंड ऑफ फोर्सेस से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज फोर्स। सो फोर्स क्या होता है? फोर्सेस, it is an effect which can make the body move or stop, or you can say it as it is a pull or push, है ना? That is very simple, that it is a pull or push. But ये definition correct नहीं रहेगी, तो हम definition किस तरीके से लिखें, definition क्या लिखें? तो definition में कुछ अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होता है? ये उसको डिफॉर्म कर सकता है, उसकी शेप को चेंज कर सकता है ना? या फिर अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है यानी कि रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, अगर कोई मोशन में है तो उसको रोक सकता है। सो आप क्या बोलोगे? फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट। ओके, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट विच कैन make the body move or stop, or it can change the direction of motion, or it can change the shape or size of the object. Okay, so this is force. यानी कि ये वो एक्सटर्नल इफेक्ट है जो मूव करती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉलर है, कोई बॉल आ रही है तो उसको अगर वो किक करेगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या फिर उसको स्टॉप कर दे, रोक ले, जैसे कि क्रिकेट मैच में कैच लेते हैं, है ना? या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला दे, तो दैट इज फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है ये कितने टाइप का होता है? ये होता है दो टाइप का, एक कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। यानी एक वो फोर्स जिसमें आप एक्सटर्नल इफेक्ट डाल रहे हो जिस ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट को टच करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो तभी ये फोर्स अप्लाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही पढ़ते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स ही पढ़ते हैं, क्योंकि अभी ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक अभी तो नहीं है ना? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स तीन टाइप का होता है, तो हम अभी कंसीडर कर लेंगे क्या क्या है इसमें। सो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा? जिसमें हम कॉन्टेक्ट करें ऑब्जेक्ट को। तो कॉन्टेक्ट फोर्स में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है ये वाला फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि आप जब कोई बॉडी मूव करती है किसी सरफेस पर तो ये कांटेक्ट में हो जाती है। यहाँ पे अगर सपोज ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो एक फोर्स होता है यहाँ पे जो इसकी मोशन को अपोज करता है, यानी कि वो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसको स्मॉल एफ कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ टाइप ऑफ फोर्स में हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है। ये क्या है पहले वाले में कि ये शेप या साइज को या रेस्ट मोशन की पोजीशन को चेंज कर देता है। कांटेक्ट फोर्स कहते हैं जब कांटेक्ट में होता है फोर्स फिजिकल बॉडी पर जब लगता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर आप इसको यहां से भी समझ सकते हो कि ये रेजिस्टिव फोर्स होता है, यानी कि रोकता है हमारी मोशन को, अपोज करता है। अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ जो पार्ट है हमारे, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मूव करते हुए, वो हमारा ओवरकम करने में ही चला जाता है। किसको? फ्रिक्शन फोर्स को, है ना? जैसे अगर हम चलते भी हैं फर्श पे तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी रफ सरफेस पे चल रहे हो तो आपके शूज या जो स्लीपर्स है उन वो नीचे से घिस जाते हैं अगर आप रफ सरफेस पे चल रहे हो। वाइल अगर आप किसी स्मूथ सरफेस पर चल रहे हो तो वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है वहां पे। हाँ, कभी कभी हम स्लिप हो जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होना जरूरी है मूवमेंट के लिए, ठीक है? सो ये वाला फोर्स एक आ जाता है जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो इस पॉइंट में है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? नॉर्मल से जैसे आपको पता चल रहा है कि नॉर्मल का मतलब नॉर्मल ही नहीं है, नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है? रिएक्शन यानी कि ये किसी की एक्शन के बाद लग रहा है ना, रिएक्शन फोर्स। और जैसे आप घर में भी देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम,
बहुत सारी चीज़ हमारे घर में पड़ी रहती हैं, तो हमें लगता है कि इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सपोज यहाँ पे कोई टेबल है और इस टेबल पे कोई बुक पड़ी हुई है यहाँ पे, तो क्या ये बुक कोई फोर्स अप्लाई कर रही है इस टेबल पर? तो हाँ, बिल्कुल कर रही है। क्या, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रही है भैया इस पर? एक्शन फोर्स, जो कि वर्टिकली, जो इसका वेट है बुक का, वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है ना। जो वेट है, डब्ल्यू है, जिसको हम mg कहते हैं, वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो ये टेबल भी, क्योंकि न्यूटन क्या कहते हैं, अभी आएगा हमारा न्यूटन के फोर्स भी तीनों। न्यूटन कहते हैं कि अगर भाई ये अप्लाई कर रहे हैं, बुक अप्लाई कर रही है इस टेबल पर फोर्स, तो हमारी टेबल भी अप्लाई करेगी इस बुक पर ऊपर की तरफ, और इतना ही करेगी जितना इसका वेट है ना, उतना ही करेगी, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं या रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो कभी कभी हम इसको कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं और कभी हम इसको आर से डिनोट कर देते हैं, और आर इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू, और दोनों किसके इक्वल होते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई। फिर ये आपका स्प्रिंग वाला फोर्स आ गया सेकंड केस में, कि स्प्रिंग पे अगर आप यहाँ पे कोई वेट आप अगर हैंग कर रहे हो स्प्रिंग से, तो इस स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन आ जाता है वेट डालने की वजह से, जो नीचे की तरफ हो जाता है, एक्सटेंशन लग जाता है। ठीक है, तो जिससे कि एक स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम आगे चल के टेंशन फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दिया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ने इस साइड में स्ट्रेच किया है, ये बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, ये बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, तो डायरेक्शन की बात हो रही है। इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स की, हमने तो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो हर एक चीज जो होती है वो अपने में जो चेंज होता है उसको अपोज करती है। सपोज हम भी है, कहीं पे एडजस्ट करने में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, है ना। अगर हमको अपने आप को बदलना पड़े तो हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम हेजिटेशन करते हैं, मना करते हैं कि भाई हमको नहीं करना, हम यही ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में ही ठीक है। ठीक है, तो जब भी आप ये अप्लाई कर रहे हो फोर्स, आप एक खिंचाव दे रहे हो इसमें बाहर की तरफ, ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड, तो ये जो स्प्रिंग है इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है अपने आप। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से हो जाता है, इतना ही इक्वली हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये बाहर की तरफ काम हो रहा है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में अंदर की तरफ हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी और इसकी वजह से ये दोनों आइडेंटिकल है, एक्चुअली एक ही मास के हैं, तो इसलिए एफ और एफ इन्होंने रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्रिएट करा है। ऐसे ही जब वेट नीचे की तरफ है तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये वेट क्या करेगा, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। जब आप किसी पर कोई वेट डाल दे, तो आपने रबर बैंड को भी अगर खींच रहे हो तो वो उसमें एक एक्सटेंशन आ जाता है, तो ये इसको अपोज करेगा, मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी, इसका जो नेचर होगा अपोज करेगा, और वो नेचर क्या कहलाता है, टेंशन। ठीक है, सो ये कुछ टाइप हो गए आपके पास फोर्स के। जो ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना, अपने कंफर्ट जोन में आना, है ना। इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो भी खिंचाव हुआ है उस स्प्रिंग में, वो उसको हटा दे और ये वापस से अपनी शेप में आ जाए। ठीक है, व्हेन टू बॉडी कोलाइड, तो एक दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसको हम कोलिजन फोर्स कहते हैं। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि इसमें भी तो कांटेक्ट करेंगी बॉडी जब एक दूसरे से टकराएंगी, है ना। तो ये सारे आपके क्या हो गए, कांटेक्ट फोर्स हो गए यहाँ तक। अब आ गए यहाँ पे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स की आप बात कर रहे हो, ये आ गए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये कहते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे हम भी है, तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बुक रखी है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो आप बोलोगे अरे तो फिर वो हमारी तरफ खिंच के क्यों नहीं चली आती, क्योंकि वो फोर्स बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वीक होता है, तो उसका कोई इफेक्ट हमको कम मास वाली बॉडी पर दिखाई नहीं देता। ये जो ऑब्जर्व होता है वो सेलेस्टियल बॉडी पर ऑब्जर्व होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी का मास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस वजह से, और ये कैसे होता है, ये जितना ज्यादा मास होता है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मास की प्रोडक्ट के। अगर ये m1 है, ये m2 है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। ये एडिशनल सी चीज है, अभी इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं आएगा। और इनकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितनी कम फोर्स उतना ज्यादा, डिस्टेंस जितनी कम फोर्स उतना ज्यादा, तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, द फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन,
ये अर्थ का दिया है किसी भी बॉडी पर। भाई जैसे यूनिवर्स में दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ भी किसी दूसरी बॉडी को जो भी अर्थ के आसपास है सबको अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये दूसरा आ गया यहाँ पे तो ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। पहला नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जो चार्ज बॉडीज होती हैं, चार्ज कितने टाइप का होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो प्लस प्लस के बीच में लग रहा है, या फिर माइनस माइनस के बीच में लग रहा है, या फिर माइनस प्लस के बीच में लग रहा है। तीन टाइप से लग सकता है। तो यहाँ पे भी रिपेल करेगा, यहाँ पे भी रिपेल करेगा, और यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अपोजिट जो चार्ज होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो सेम चार्ज होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसका था। टू लाइक मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट हो गया, और मैग्नेटिक फोर्स भी बिल्कुल ऐसा ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह। ठीक है, इसमें भी, इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? आप बोलोगे एक ही मैग्नेट में ऐसे तो ये अट्रैक्ट हो गए, छोटी सी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके सामने अगर कोई मैग्नेट है और उसका नॉर्थ पोल अगर इसके सामने है तो रिपेल हो जाएंगी ये दोनों आपस में, और अगर साउथ पोल के सामने है नॉर्थ पोल तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे रिपेल हो जाएंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। सो जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं, और दूसरा ये वीक फोर्स होते हैं। डिस्टेंस बढ़ाने पर ये फोर्स वीक 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 होते चले जाते हैं। तो अब आ जाओ आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर। सो फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है जो हमने कहा था कि अगर कोई हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकाले तो हम उसको क्या बोलेंगे? नहीं भाई हमें नहीं निकलना है। तो वही होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि बॉडी जिस पोजीशन में है वो कोशिश करती है उसी पोजीशन में रहे। रेस्ट में है तो चाहेगी कि रेस्ट में ही रहे हमेशा, और अगर मोशन में है तो चाहेंगे कि मोशन में ही रहे। सो अ बॉडी रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि हम उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, जब तक कि कोई हमारे ऊपर प्रेशर ना डाले, हमें कोई मजबूरी ना हो, हमारी कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट नीदर चेंज इट्स स्टेट नॉर टेंड्स टू चेंज, ना तो चेंज करना चाहती है ना चेंज होती है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर वो नहीं है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस होता है। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट, वो चेंज नहीं करना चाहती, इनहेरिट करती है, जिस उस पोजीशन में है उसी में ही रहे। सो ये फर्स्ट लॉ है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के। जैसे आप कर्टेन पे वो करते हो, किसी चीज से हिट करते हो तो आपने देखा हो डस्ट पार्टिकल नीचे 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 गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कर्टन रेस्ट में है तो इन पे जो डस्ट बैठी है वो भी रेस्ट में है, लेकिन जब आपने डंडे से इसको हिट किया या किसी भी चीज से इसको हिट किया तो कर्टन झट से पीछे चले जाएंगे, बट ये डस्ट पार्टिकल अब इनर्शिया की वजह से वहीं रुक गए इधर, तो और ये पर्दे पीछे चले गए तो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। ऐसे ही जब हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, जब ये ट्रेन वगैरह चलती है या कार चलती है, और जब एकदम से सडनली ब्रेक लगाते तो हम अचानक से हमारा हेड आगे की तरफ आ जाता है, बोनेट पे लग जाता है। तो रीजन वही है कि हमारे पैर कांटेक्ट में होते हैं। जब मोशन में है व्हीकल तो हमारे पैर भी मोशन में है, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट है मोशन में ही है पूरा, है ना, पूरी बॉडी मोशन में है। लेकिन जैसे ब्रेक लगाया तो पैर तो कांटेक्ट में है, झट से रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर पार्ट तो कांटेक्ट में नहीं था, थोड़ा सा टाइम लगा रेस्ट में आने के लिए, इसलिए एकदम से आगे की तरफ गिर जाते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही जब चलते हुए तो पैर तो हमारे, जैसे हम बैठे हैं पैर तो हमारे कांटेक्ट में होते हैं तो झट से एकदम से मोशन में आ जाते हैं। अपर पार्ट को मोशन में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 सेकंड का, तो वो पीछे छूट जाता है हमारा अपर पार्ट, हेड पीछे छूट जाता है, तो पीछे की तरफ हो जाते हैं हम। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ होता है कि जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है वो
कैसे चेंज होता है, जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसके मोमेंटम में, बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा। अब मोमेंटम का चेंज क्या होता है, मोमेंटम का चेंज होता है वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो इनटू मल्टीप्लाइड बाय दैट चेंज इज मल्टीप्लाइड बाय मास, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ, इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज जहां पे आए तो डी बाई डी टी, कि टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, तो एम डेल वी आप कह सकते हो, है ना, एम डेल वी आप कह सकते हो। तो एम बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी। एक्चुअली हम इस डेल को डी लिख सकते हो, तो डी वी अपॉन डी टी इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। भाई जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उसकी मोशन उतनी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अगर आप रोकना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को तो आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, सडनली एकदम से रुक जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप किसी चीज को मोशन में लाना चाहते हो, बहुत ज्यादा जोर से आपने किक किया, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना तेज स्पीड हो जाएगी, उसकी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ओके, देन अब यहाँ पे ये मोमेंटम है आया तो हमारा, एंड थर्ड लॉ क्या होता है, इसमें थर्ड लॉ नहीं दिया। थर्ड लॉ होता है फॉर एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर आप किसी चीज को पुश करते हो तो वो भी आपके हाथ पर उतना ही पुल करती है, आपको वापस धक्का देती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, सब जानते हैं थर्ड लॉ, बहुत आसान है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे, ये वाला जो हमने किया है ना, एम वी माइनस यू, मैंने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो बेसिकली मास की और वेलोसिटी की जो मल्टीप्लाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, और पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसका कोई मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि रेस्ट में है तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई। तो रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका कोई मोमेंटम नहीं होता, जीरो होता है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, इसकी क्या हो जाएगी केजी, और इसकी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। सो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब यहीं से आप फोर्स निकालते हो और फोर्स की यूनिट भी निकाल सकते हो। वैसे तो हम फोर्स की यूनिट न्यूटन कहते हैं, बट एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन का ही दूसरा जो फॉर्म होता है, न्यूटन ने ये फॉर्मूला निकाला था इसलिए नाम लिखा था। तो यहां से इन्होंने कहा कि आपका जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल आता है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू, ये चेंज इन मोमेंटम अगर आपने टी से किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं तो उसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे अगर आपको बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो उसका मतलब है v अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन a अपॉन टी, ठीक है। तो जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज मोमेंटम में कितना हो गया एम वी माइनस एम यू, वी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है a, कहां से, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो वैसे भी वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, आप यूनिट से भी निकाल सकते हो, मीटर पर सेकंड होती है यूनिट किसकी, वेलोसिटी की, और अपॉन में अगर आप सेकंड करोगे तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। सो यहां से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, m इंटू ए, जो कि इक्वल होता है। आप इसको इक्वालिटी के लिए क्या ले सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट आता है k। अब हम जानते हैं कि फोर्स तो m इंटू ए होता है, तो दैट मीन्स k कितना है 1, क्योंकि k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, ठीक है। सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स की, यहीं से आपको पता चल रहा है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितना ज्यादा आप एक्सेलरेट कर रहे हो किसी चीज को, यानी कि उतना ही ज्यादा आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। न्यूटन थर्ड लॉ हम कर चुके हैं, सीजीएस यूनिट कर लेते हैं, और एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो चुकी है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस का मतलब होता है
C का मतलब सेंटी, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। यानी कि वो सिस्टम जिसमें लेंथ की जो यूनिट हो वो सेंटीमीटर हो, मास की जो यूनिट हो वो ग्राम हो और टाइम जो मेजर हो वहाँ पे सेकंड में हो, उसको हम क्या कहते हैं? CGS सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास SI सिस्टम में क्या है? SI सिस्टम में 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये ग्राम लिख देते हैं हमें। अपॉन सेकेंड स्क्वायर तो हमको चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि CGS सिस्टम में भी टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड ही होती है। अब 10 की पावर 3 ये है और 10 की पावर 2 ये है। 1 लाख है ना ये भाई, 1 के आगे 5 जीरो आ जाएगी जब मल्टीप्लाई करोगे। तो 10 की पावर 5 लिख सकते हो मैं इसको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम डाइन। क्या कहते हैं हम इसको? डाइन। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। यानी कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है भाई। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? ग्रेविटेशनल यूनिट होती है कि अगर कोई 1 किलोग्राम की चीज, 1 किलोग्राम की चीज नीचे गिर रही है, पेड़ से नीचे गिरी है, तो हमारी जो अर्थ है, नीचे जो हमारी अर्थ है, अर्थ का सेंटर इस पे कितना फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए? तो वो था 9.8 kgf, किलोग्राम फोर्स की हर एक उस पर 9.8 फोर्स लगाता है वो, है ना। आप उसको न्यूटन में बदल सकते हो, 9.8 न्यूटन कह सकते हो आप 1 kgf को। यानी कि 1 किलोग्राम की कोई भी चीज, ये सपोज करो अगर 1 किलोग्राम का एप्पल है या 1 किलोग्राम एप्पल नीचे गिर रहे हैं एक साथ, तो उनपे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है अपनी तरफ खींचने के लिए? 9.8 न्यूटन। ये हमारे पास तीनों इक्वेशन है, जहां रिक्वायरमेंट होगी हम कर लेंगे, हालांकि नहीं आएंगे क्वेश्चन। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कह देते हैं उसको, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो उस मोमेंटम पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता है इसमें। ये आ जाता है इस पर बेस्ड आ जाते हैं, चेंज करना होता है कभी कभी, बाकी नहीं आता है इसमें। सिर्फ आपको ये समझना है कि क्या होता है, क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो तीनों इक्वेशन v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as। इनके प्रूफ भी आगे दूसरे चैप्टर में, तो उन चैप्टर में मैं करवा दूंगी इनके प्रूफ भी। फिर है, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो आप उसको रेस्ट में भी डाल सकते हो, मोशन में भी डाल सकते हो। तो मोशन कितने टाइप की होगी? मोशन होगी 2 टाइप की, ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल। ट्रांसलेशनल का दूसरा नाम लीनियर भी होता है, मतलब एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऐसे कोई चीज इसको ऐसे रगड़, ऐसे यूं जा रही है, ऐसे घूम के नहीं जा रहे, सीधा ऐसे जा रहे हैं स्ट्रेट पाथ में। जैसे आप किसी को खिसका दो, ऐसे यूं धक्का मार दो, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशनल। रोटेशनल होती है पलट पलट के जाना, घूम रही है, ठीक है, और अब उसकी पोजीशन भी हर एक सेकंड चेंज हो रही है। सपोज ये क्यूब है, फर्श पे रखी है, ठीक है। एक तो ये कि ये सीधा खिसक के, यही फेस है कांटेक्ट में, है ना, ये खिसक के यहाँ चली गई। और एक ये है जब हम लूडो खेलते हैं तो एकदम से उसको ऐसे हाथों में वो करके अगर आप उसको छोड़ दो तो ये पलट जाती है, इसका ये हिस्सा है, फिर ये हिस्सा आ जाएगा जमीन से कांटेक्ट में, फिर ये हिस्सा आ जाएगा, फिर ये हिस्सा आ जाएगा, ऐसे जो रोल करके बार बार जाती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ओके जी। तो लीनियर मोशन को ट्रांसलेशन कहते हैं, और जब सरफेस कांटेक्ट में बदलता है हर सेकंड, घूमते हुए कोई चीज आगे रोल करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन से ही हमारे पास ये जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट समझने के लिए टॉर्क का समझना बहुत जरूरी है कि टॉर्क क्या है। हालांकि हम रोज अपना घर में वही दरवाजे होते हैं, गेट खोलते हैं बंद करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसका हैंडल बिल्कुल बगल में क्यों लगा होता है, कॉर्नर बिल्कुल एज पे ही क्यों लगा होता है। एक तरफ तो वो दीवार से फिक्स्ड होता है, हिंज लगे होते हैं, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, कब्जे कहते हैं कि वो लगे हुए हैं
भाई 3-4 वो नट्स से नहीं लगे रहते सिलेंड्रिकल से, जिसके 3 या 4 हिस्से होते हैं एक ही उसके लंबाई से में जो लगे रहते हैं। कभी देखो गेट खोल के, जहाँ पे कभी कभी हम अगर हमारी फिंगर आ जाए तो बहुत बुरा दर्द होता है, उंगली कट भी सकती है ना। तो उनको कहते हैं हम हिंज, इस तरीके से। यहाँ पे अगर ये कांटेक्ट में है और इधर यहाँ पे हैंडल लगा है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये कांटेक्ट में होते हैं, इसके 3-4 हिस्से होते हैं यूं करके पेंच से लगे होते हैं, गोल गोल से होता है, तो इसको हम हिंज कहते हैं। तो ये बिल्कुल ये हैंडल यहाँ क्यों नहीं लगा रहता, या यहाँ क्यों नहीं लगा रहता, यहाँ ये बिल्कुल इधर ही क्यों लगा रहता है, इसी को हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं अपनी तरफ खोलने के लिए, दरवाजे को बंद करने के लिए। रीजन यहाँ से समझोगे, इस टॉपिक से समझोगे। तो होता क्या है कि भाई जब आपने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया, आपका जो दरवाजा है वो क्या कर रहा है, एक्चुअली वो सेमी सर्कल उसमें मोशन कर रहा है। भाई वो बाहर की तरफ आ सकता है, अंदर की तरफ जा सकता है, ऐसे दीवार तोड़ के ऐसे गोल तो नहीं घूम सकता, है ना। तो ये कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है ना। कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। सो यहाँ पे अगर आप इस उससे समझो, पिवोटेड का मतलब होता है फिक्स होना। जैसे हमारा दरवाजा पिवोटेड कहाँ पे है, जहाँ पे ये हिंज लगे हैं दीवार की साइड से, है ना। और ये जिधर से हम हैंडल यूज करते हैं गेट खोलने के लिए या बंद करने के लिए, तो ये तो पिवोटेड जगह हो गई। जैसे यहाँ पे ये फिक्स्ड हो गया, ये जो स्टोन है या कुछ भी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने कील से ये फिक्स कर दिया दीवार में, और बाकी ये चारों तरफ मूव करने के लिए फ्री है। अब आपने यहाँ पे एक फोर्स लगा, इसको धक्का दे दिया ऐसे आगे की तरफ, तो ये क्या लगेगा, घूमने लगेगा, है ना। कौन से डायरेक्शन में घूमेगा अगर ऐसे करोगे तो, देख लो भाई क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपकी यू वाली डायरेक्शन है, ऐसे यू चलने वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा, तो इसको कहते हैं हम टोर्क। इसको हम क्या कहते हैं, टोर्क। तो आप बोलोगे हमने तो एक ही फोर्स लगाया, नहीं भाई यहाँ पे 2 फोर्स लगते हैं एक्चुअली। ये फोर्स तो आपको दिख रहा है क्योंकि हमने लगाया, ये पिवोटेड भी तो है, तो एक्चुअली हम तो इधर लगाएंगे, ये पिवोटेड इधर की तरफ लगाएगा। तो सबसे जरूरी बात, किसी भी चीज को टर्न करने के लिए हमेशा 2 फोर्स का होना जरूरी है, ठीक है। हमेशा 2 फोर्स का होना जरूरी है। कभी भी एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को टर्न नहीं कर सकता, रोटेशन में नहीं ला सकता, ठीक है। और जिसके अबाउट वो घूमता है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा कहां से होती है, जो पिवोटेड पॉइंट होता है उससे पास होती है। तो यहाँ पे ये है पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, गेट इसके इधर और इधर रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा कपल की जरूरत होती है। कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है कपल, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, मेरे पास ऐसे कोई पेंसिल रखी हुई है और मैं इसको इस तरीके से रोटेट कराना चाह रही हूँ, तो मेरे पास हमेशा क्या होंगे, 2 फोर्स होंगे। एक फोर्स मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक फोर्स मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये कौन सी डायरेक्शन दे रहा है इसको, ये दे रहा है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और ये कौन सी दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं कि मैं एक फिंगर से इसको इधर की तरफ कर रही हूँ पुश, एक से इस तरफ कर रही हूँ, तो इसमें कोई मोशन नहीं होगी, इसमें कोई मोशन नहीं होगी। अगर आपको इसको रोटेट कराना है तो यहाँ पे इसको कहीं पे तो पिवोटेड करना पड़ेगा। तो सपोज आपने यहाँ पे कुछ आपके पास ये इस तरीके को कोई पट्टी है, कोई स्ट्रिप है, ठीक है, और आपने इसमें पेच डाल के यहाँ से आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आप इसको रोटेट करा रहे हो, तो किस तरीके से रोटेट कराओगे, इस तरीके से, इसे इस तरफ घुमाओगे और इसे इस तरफ घुमाओगे, तो गोल गोल घूमने लगेगी, है ना। तो इसको कहेंगे हम टर्निंग इफेक्ट। हमेशा कपल ऑफ फोर्स का होना जरूरी है, हमेशा कपल ऑफ फोर्स का होना जरूरी है, ठीक है। कभी भी सिंगल फोर्स नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है, यहाँ पे तो आपको ये बताया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन में हो सकता है। जो मूवमेंट होता है वो कौन से डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे है तो ये कौन सा दे रहे हैं आपको, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये मैंने एक में ही दोनों बता दिए, बैलेंस हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी कि घूमता ही नहीं है। और अगर आप ऐसे करते हो तो इसमें कौन सी उसमें मोशन हो जाएगी, इसमें हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगी।
और ये किसके इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे भी है, ये भी है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। टर्निंग इफेक्ट को टॉ से डिनोट करते हैं, टाउ कहते हैं कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो इक्वल फोर्स लगते हैं, या फिर ये जो दरवाजे की बात चल रही थी, डोर की बात चल रही थी, यहाँ पे हिंज लगे हुए थे, है ना, ये तीनों हिस्सों में हिंज लगे हुए थे, और यहाँ पे हैंडल पे आप लगा रहे थे फोर्स, तो ये फोर्स आपने कितना लगाया, एफ लगाया, तो ये हिंज भी क्या लगा रहा है, अगर आप इसको दरवाजे को अंदर की तरफ खोल रहे हो तो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो तब ये गेट घूमेगा। कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाएगा। तो यहाँ पे सपोज ये जो हमारा गेट है इसकी चौड़ाई कितनी है, डी है, और ये फोर्स कितना हमने लगाया, एफ लगाया, तो हिंज ने भी कितना लगाया इस पर, एफ ही लगाया, तो एफ इंटू डी हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी। तो यहाँ से इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर। ये यहां से भाई आप अभी एक फॉर्मूला निकाल के आए थे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना। 1 न्यूटन मीटर की जब आप बात करोगे तो मीटर को भी कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। 1 GF इज इक्वल्स टू 980 डाइन सेंटीमीटर। ये फॉर्मूले आपको समझने हैं, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है भाई। 1 kgf इज इक्वल्स टू हमने बताया था 1 kgf 9.8 न्यूटन होता है। 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन फोर्स होता है। 1 kgf मीटर इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन मीटर, क्योंकि दोनों तरफ मीटर लगा तो इसमें तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। लेकिन 1 kgf की जगह अगर हम कर दे 1 gf, लेकिन ये मीटर में ही है, ये किसमें, मीटर में ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 980 डाइन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट। टर्निंग इफेक्ट हमेशा, जो मैंने बोला था आपको कि हमेशा पेयर में होता है, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं किसी चीज को रोटेट करा सकता या टर्न करा सकता, कपल फोर्स की ही जरूरत होती है हमेशा। ठीक है, ये डोर का हैंडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको हिंज का। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे ये यहाँ से आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा कि जब हम चाबी भी घुमाते हैं डोर को, इसको लॉक को खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए, तो हमेशा एक फिंगर से तो कभी नहीं खोल सकते, दो लगा देते, एक थंब एक ये फिंगर से पकड़ रहे हैं। अब ये थंब तो अंदर की तरफ इसको घुमा रहा है और ये इधर की तरफ, एक क्लॉकवाइज लगेगा तो एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ये यहाँ से कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज, यहाँ से भी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये अंदर की तरफ, ये ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी कपल ने काम किया है। जैसे यहाँ पे स्टीयरिंग घुमाते हैं तो दोनों हाथों से ये बता रहे हैं कि इस तरीके से हमने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको मूव करा सकते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमेशा कपल से ही हम टर्निंग इफेक्ट समझेंगे। इक्विलिब्रियम भी कंसीडर कर चुके हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने यहाँ पे स्केल को फिक्स कर दिया, किसी स्ट्रिप को फिक्स कर दिया, पिवोटेड कर दिया, और यहाँ से इसको नीचे की तरफ हम इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भी इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों इक्वल है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हिलेगी नहीं जरा सी भी, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप फॉर्मूला आने वाला है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये इस पूरे चैप्टर का की पॉइंट है, जिसको ये समझ आ गया वो ये चैप्टर आसानी से कर जाएगा, और उसका एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, इसमें से थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लिखा है कि भाई जरूरी नहीं है ना, हमने यहाँ पे पिवोटेड करा, 2-3 बंदे इसको अंदर की तरफ वो कर रहे हैं, यहाँ पे 3-4 है तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेंगे बाद में,
पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं क्योंकि बाकी टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है। सो पहला क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो हमेशा आप जब भी डी देखोगे ना, डी आप देखोगे फोर्स तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी, टॉर्क जो है यहाँ पे कितना बताया मैंने आपको, टॉर्क बताया एफ इंटू डी, है ना। और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होगा। जैसे ये है, ये इसको इस डायरेक्शन में करने की, घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। ओ पर क्या है, ये पिवोटेड है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है देन क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, प्रिंसिपल तो यही कहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू दिस एफ इंटू डी, अगर ये नहीं घूमता है तो, ठीक है। अगर कोई भी, जैसे मुझे दिख रहा है ये 4 3 ये तो 12 है और ये 5 2 10 है, यानी कि एट द एंड क्या होगा, ये इधर की तरफ घूम जाएगी, नीचे की तरफ, समझ गए। तो अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से दो फोर्स लगे हैं, यहाँ पे पिवोटेड है, इससे 2 मीटर की दूरी पर है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। आपको पहले वाले पॉइंट में मोमेंट निकालना है F1 का, तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ F1, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर। कौन सा है ये, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये रहा इसका आंसर। फिर दूसरा क्या है भाई, आपके एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन नंबर है मैंने उसी उसमें डाले हैं 1A के जो है ना, 4th क्वेश्चन है ये। देन F2 का कौन सा हो जाएगा, 4 3 12, तो ये तो ओरली हो गया। टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट ओ, पहली बात तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, नो दिस सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इसमें चेंज तो होगा, ये घूमेगा तो जरूर, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में घूमेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, है मेरे पास 10 न्यूटन मीटर, और क्लॉकवाइज कितना है 12 न्यूटन मीटर। तो टोटल मूवमेंट ऑफ बोथ फोर्सेस कितना हो जाएगा, टोटल मूवमेंट ऑफ बोथ फोर्सेस ये हो जाएगा 12 माइनस 10 यानी कि 2 न्यूटन मीटर। जो भी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, देख लो कौन सा वाला ज्यादा था, ये वाला ज्यादा था, और ये कौन से वाला था, ये इस डायरेक्शन वाला क्लॉकवाइज वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। आंसर चेक करो इसका कितना, हाँ क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, ये दिया है डायग्राम। अच्छा, कभी अगर सपोज आपसे बोले कि यहीं पे कोई वेट है और इसी पॉइंट के अबाउट बताओ इसका मोमेंट कितना होगा, तो 0। अगर आप गेट को यहां से खोलने लगो कि मैं तो यहाँ जोर लगाऊंगा, इसमें सर पीट रहा हूं, मैं तो खोलूंगा आज यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लॉक नहीं है, खुला हुआ गेट, यहाँ से आप उसमें अगर हल्का सा पुश करोगे तो गेट खुल जाएगा। लेकिन आप यहाँ से पुश करने के बजाय, यहाँ से कहीं से भी पुश करने के बजाय आप यहाँ पे आज सर फोड़ रहे हो, तो आपको पूरा दिन हो जाए, आप गेट खोल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स्ड है ना, पिवोटेड है, ठीक है, तो यहाँ से गेट खुलेगा नहीं। तो हमेशा जिस पॉइंट पर फिक्स्ड है और उसी पे फोर्स लग रहा है, तो वहां पे मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो जैसे कि ये क्वेश्चन कहता है, पहले उसमें देखते हैं कितने उस पर है, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं आएगा तो हम देख लेंगे, या क्योंकि वहां पे D0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे है 2 फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, दोनों 10 10 के हैं। एट पॉइंट A and B of separation 50 सेंटीमीटर अपोजिट डायरेक्शन, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट A। तो अबाउट A करोगे तो A का A पर कितना हो जाएगा, 0, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे। A का भाई 2 फोर्स लगे है ना, तो अब बोलोगे मूवमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन एट
भाई दोनों फोर्स का निकालते हो ना, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे, लास्ट वाले में तो मैम ने F1 F2 दोनों का निकाला था, अगर मैं डायरेक्ट आपको इसका निकाल के आंसर दिखाऊं तो कहोगे इसका क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसका जीरो आएगा, इसका यहाँ से क्या डिस्टेंस है, जीरो, इसी पॉइंट पे तो काम करें। मोमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन एट ए अबाउट इटसेल्फ, या अबाउट ए इटसेल्फ, अपने अपने आपके ही अबाउट कितना आ जाएगा 10 इंटू जीरो, तो 0 न्यूटन मीटर। और मूवमेंट ऑफ, यानी कि ये कौन सा था भैया, ये था आपका क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है ना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कितना हो गया 0, एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया मेरा 0। तो मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन एट बी अबाउट ए, दैट इज कौन सा, ये कौन सा है क्लॉकवाइज मूवमेंट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 50 सेंटीमीटर है तो 0.50 मीटर, तो ये हो गया मेरे पास 5 न्यूटन मीटर। और क्लॉकवाइज ऐसे ही सेम जब आप अबाउट बी करोगे तो अबाउट बी पे जो फोर्स लगा है इसका इसी के अबाउट तो कितना हो गया 0, और इसका कितना हो जाएगा 10 इंटू, दूसरे वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, पूरे लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, 10 इंटू 0.50, तो यानी कि 5 न्यूटन मीटर। अब ये इस ऐसे था, यू है, किसका होगा, इस पे तो बी है, यहाँ पे तो बी है, बी का तो 0 है, बी का तो कितना है 0 है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये ए का होगा ना अबाउट बी, ये कौन सा है डायरेक्शन, ये है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या है, अब इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में है एक ओ पॉइंट है, अब इस पे तो दोनों ही काम करेंगे, है ना, एक नीचे ये देख लेते हैं कौन सा, ये नीचे की तरफ, हाँ भाई ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ यही है, और दोनों पे 10-10 काम कर रहा है, 10-10 न्यूटन। अब यहाँ से 50 सेंटीमीटर था तो 0.25 मीटर ये हो जाएगा, 0.25 ये हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये कौन सा है क्लॉकवाइज, ये भी कौन सा है क्लॉकवाइज, अच्छा, तो फिर ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों नीचे ले दी, इसमें ये भी क्लॉकवाइज ही आएगा, अबाउट देख लेते हैं किसका था, सेकंड वाले पार्ट में देख लेते हैं भाई, ये किसका था, हाँ क्लॉकवाइज ही आएगा क्योंकि ये डायरेक्शन है, ठीक है भाई, वो तो आप देख के डायग्राम, क्योंकि वो डायग्राम पीछे वाला देखा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 0.25 प्लस 10 इंटू 0.25, तो 2.5 ये भी 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज ही आ रहा है। अब फिजिकल बैलेंस हैज इट आर्म्स 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से कोई बैलेंस है हमारे पास, और बैलेंस कहीं पे तो पिवोटेड होगा, कहीं पे तो आपने तराजू जो है वो पकड़ी हुई होगी हाथ से, ये उस वाले बैलेंस की बात हो रही है, डिजिटल बैलेंस की बात नहीं हो रही है। ये एक आर्म जो है वो 60 सेंटीमीटर है, दूसरी आर्म जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैप्ट व्हाट वेट कैप्ट ऑन द पेन ऑफ लॉन्गर आर्म, तो यहाँ पे मैं ये जैसे जैसे तराजू होते हैं ना, इस पेन में कितना वेट रखूं, यहाँ पे है तो इस वेट को सपोज कितना रख रहे हूं मैं W, ठीक है, विल बैलेंस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 GF केप्ट ऑन द अदर। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रहे कि GF है और ये सेंटीमीटर है, तो सो वी डू नॉट हैव टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर, वो तो सेंटीमीटर में CGS यूनिट ही लेनी है। यहाँ पे कितना है 100 GF, ओके जी। फिजिकल बैलेंस के लिए क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट is equals to clockwise movement। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा है भाई एंटी क्लॉकवाइज, ये है 40 इंटू 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 इंटू W, तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4000 अपॉन 60, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से 3 जा, 2 से 200 जा, सो 200 अपॉन 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 666, तो यह आ जाएगा 66.67, कितना GF,
सो नेक्स्ट है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 g। अब यूनिफॉर्म जहां पे दे दिया, यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो कहीं से पतला मोटा नहीं है, एक समान है, एक जैसा है ना। तो जब कोई भी चीज यूनिफॉर्म होती है ना, देखो ये जैसे मेरे से बनी है, नॉन यूनिफॉर्म बनी है एकदम ऐसा, ये भी लाइन भी यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ से पतली सी लग रही है, यहाँ से मोटी सी लग रही है ना, यानी कि एक समान, एक जैसा, ना कहीं से पतला हो और ना कहीं से मोटा हो, इस तरीके की थिकनेस है उसकी। तो जब भी कोई यूनिफॉर्म मीटर होता है, यूनिफॉर्म रोड होता है, तो यूनिफॉर्म रोड में भी हमेशा मिडिल पॉइंट पर पिवोटेड करोगे, आप उसको फिक्स्ड करोगे, क्योंकि उसका पूरा जो वेट होता है, पिवोटेड तो कहीं पे भी कर सकते हो, पिवोटेड नहीं, पिवोटेड तो हम कील से उसको बैलेंस कर रहे हैं कहीं पे, लेकिन हाँ अगर आप उसको पिवोटेड नहीं कर रहे हो, तो जैसे अगर हम हाथ से बैलेंस करें तो वो कहाँ पे होगा, अपने मिड पॉइंट पे बैलेंस होगा हमेशा। तो 100 GF इसका मिड पॉइंट में काम करेगा, 100 G ग्राम, क्योंकि उसका खुद का बैलेंस कितना है, खुद का वजन कितना है, 100 ग्राम है। अब आगे देख लेते हैं भाई, मैंने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया, पिवोटेड का साइन बना दिया, देख लेते हैं कहीं पे पिवोटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे बीच में ये, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी मेरी 50 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी कितनी है 50 सेंटीमीटर हो गई, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर स्केल रूल है। सो 100 सेंटीमीटर का होगा। अब फल is balanced on a fulcrum at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at the mark of 20। तो देखो भाई, मैंने वो जो पिवोटेड का साइन दिया था कि हमें नहीं पता ना कहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे किया है इसको, किसी पेज से कहाँ पे फिक्स किया है, ये फिक्स किया है इन्होंने कितने मार्क पे, 40 सेंटीमीटर की मार्क पे। तो ये हो गया यहाँ से लगभग इतनी डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर के, इस पर आपने इसको फिक्स कर दिया सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास एट द मार्क ऑफ 20, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे एक मास लटका हुआ है, कितने का, m का, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो वैल्यू ऑफ m क्या, इसके अबाउट ये जो पॉइंट o है, ये तो o a b मान लो इसको, a b इज द मीटर स्केल, इसको o है ना, तो आप क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, आप ऐसे बोल सकते हो कि m इंटू, भाई ये टोटल कितना है 40 सेंटीमीटर पे है, ये कितने पे है 40 सेंटीमीटर पे है, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 50 यहाँ तक का है ना। तो m इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये यहाँ तक का क्या है 50 सेंटीमीटर है, 50 इसका जो पूरी उसका वेट है, तो ये कितने सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर है फिक्स्ड, 40 सेंटीमीटर पर है, तो 40 सेंटीमीटर के और इसके बीच में कितनी हो जाएगी, मैं अगर आपको इस डायग्राम बना दूं, ए बी, यहाँ पे एक मास है 20 सेंटीमीटर पे, फिर फिक्स्ड है ये 40 सेंटीमीटर पे, और इसका खुद का जो वेट होगा, खुद का वेट कहाँ काम करेगा 50 सेंटीमीटर पे, खुद का वेट कहाँ काम करेगा, ये करेगा मेरा 50 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कितना मास है, m मास है ये, है ना। तो m इंटू, येलो से कर देते हैं, यहाँ तक का 20, अब ये यहाँ तक का 20 है, यहाँ से यहाँ तक का 40 है, तो 40 में से 20 माइनस हुआ 20 इज इक्वल्स टू 100 इंटू, इसके अबाउट देखोगे ना, इसके अबाउट ये डिस्टेंस देखनी है आपको, कौन सी डिस्टेंस देखनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली, तो 100 इंटू ये कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 1000 अपॉन 20, 50 ग्राम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50 ग्राम, क्योंकि ग्राम में था वेट, ग्राम में ही आएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, टू विच साइड द रूल
will tilt if the mass m is moved to the mark 10 सेंटीमीटर। अब आपका क्या हुआ सेकेंड पार्ट में, ये ए बी स्केल है, अब यहाँ पे वेट काम कर रहा है इसका 100, कितने सेंटीमीटर पर, बिल्कुल मिडल में, और ये चला गया आपका 10 पे, ये कितने चला गया आपका, यहाँ से 10 है और m कितना आया था मेरा 50 ग्राम, 50 ग्राम, ये 10 सेंटीमीटर पे चला गया, और ये फिक्स कितने पर है 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कौन सा ज्यादा हो जाएगा, भाई ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना, ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ये कितनी होगी 30 इंटू 50 और दूसरा है 10 इंटू 100, यानी कि ये तो 1000 और ये कितना हो गया 1500, कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, ये कौन सा है, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो जाएगा आपका, कितना ज्यादा हो जाएगा 500, है ना, तो ऑन द साइड ऑफ m 500 ज्यादा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसको बैलेंस कैसे करोगे, इसके इस पर फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, बाकी आपको ओरली हो जाएगा क्योंकि बता दिया मैंने आपको। फोर्थ पार्ट में इन्होंने पूछा कि अब क्या करें, उसको बैलेंस कैसे करें, कितने सेंटीमीटर पर, ये पूछा है फोर्थ वाले में, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। सो क्वेश्चन की जरा स्टोरी ये है, ये बैलेंस है ए बी, इसका खुद का मास है 100 ग्राम जो कि मिड पॉइंट पे काम करता है, इसका जो मास ये 40 सेंटीमीटर पर फिक्स्ड है, कितने सेंटीमीटर पर 40 सेंटीमीटर पर फिक्स्ड है। अच्छा ऐसे में बांट लो इसको चाहे तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर में बटा हुआ है। तो यहाँ पे आपने मास लगा दिया m जो कि मेरा आया था 50 ग्राम, ठीक है। अब ये इस तरफ टिल्ड होगा, यूं घूम गया, है यूं हो गया, अब टेढ़ा हो गया आपका जो ये वो था ना, ये टेढ़ा हो गया। अब इन्होंने कहा बैलेंस कैसे करे, इधर कोई मास लगाए, कितने का 50 ग्राम का, कहाँ पे लगाए वो आपको बताना है। तो इधर पे इन्होंने कहीं पे मास लगा दिया, अभी हमको नहीं पता उसकी पोजीशन क्या है, हमको नहीं पता उसकी पोजीशन क्या है, इधर एक मास लगा दिया 50 ग्राम का, देख लेंगे कहाँ पे लगाना है, ठीक है। सपोज इससे कितनी डिस्टेंस पे लगा दिया x पे, तो क्या हो जाएगा आपका भाई क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना है, अब वो 10 सेंटीमीटर पे चला गया है तो 40 पे हमारा बैलेंस है, कितने पर बैलेंस है 40 सेंटीमीटर पर, है ना। तो कितनी डिस्टेंस हो गई है 10 20 30 की हो गई है ना, 40 में से 10 घटा दो तो कितने हो गए 50 इंटू 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 10, ये तो उसका खुद का मास है यूनिफॉर्म रूल का, मीटर रूल का, प्लस 50 ग्राम का एक और लगाया आपने, कितनी डिस्टेंस पर लगाया है x सेंटीमीटर पर लगाया है, तो जाएगा 1500 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 50x, तो इधर माइनस हो गया 500 इज इक्वल्स टू 50x, x इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कितने का 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मतलब बीच में ही लगाना है बिल्कुल, है ना भाई, इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि इसी में ऐड कर देना 50 का भी प्लस का, 150 हो जाएगा यहाँ पे। सो 50 ग्राम मास should be suspended at 40 प्लस 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन थे हमारे
अब फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं भाई जो थ्योरी बची हुई है। बाकी इसका जो मेन काम था चैप्टर का हो गया है। एक क्वेश्चन इसमें तो आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जिसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट समझ आ गया, इसके क्वेश्चन समझ आ गए, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत आसानी से समझ सकता है। एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है, जैसे हमने स्केल की बात करी थी ना अभी, कि हमारा स्केल बैलेंस हो जाता है, यूनिफॉर्म है, कहीं से मोटा पतला नहीं है, तो एकदम बीच में से आप उसको बैलेंस कर सकते हो। फिंगर पे आप रख सकते हो, स्केल सबके पास होता है, उस स्केल को फिंगर पे रख के बैलेंस करो, तो जहां पे वो बैलेंस होगा ना बिल्कुल बीच में से बैलेंस होएगा हमारी फिंगर पे, नहीं तो वो गिरता रहेगा इधर उधर। ठीक है, तो उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिस पर पूरी बॉडी का मास ऐसा लगे कि पूरी बॉडी का मास एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है, उस पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे शोज होते हैं वो बैलेंस करके दिखाते हैं बड़ी बड़ी चीजों को एक ही पॉइंट पर, तो दैट इज वो प्रैक्टिस करते हैं बार बार उसको बैलेंस करने के लिए। किस पॉइंट पे बैलेंस करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है, तो WWW इस तरीके से मासेस में इन्होंने तोड़ा है। तो वो पॉइंट जी की एक खास बात होती है, क्या खास बात होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, कि जब आप मूवमेंट, भाई इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि तब नहीं लेगा वो उस पॉइंट पे जब ये वाला और ये वाला मूवमेंट क्या हो, इक्वल हो, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज, भाई कुछ तो इसमें क्लॉकवाइज देंगे, कुछ इसमें एंटी, जैसे ये है, ये इधर की साइड हो गए, तो ये इसका अगर आप निकालोगे इस पॉइंट के अबाउट, तो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। इधर वाला वो कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो आप ऐसे कह सकते हो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड, और द sum of the algebraic sum of clockwise movement and या फिर clockwise algebraic sum कह रहा हूं, तो the algebraic sum of movements of all the particles is 0, क्योंकि जब clockwise और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होगा तभी तो उन सब का सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इन सब का मोमेंटम अगर आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, F इंटू डी निकाल रहे हो, उन सब का सम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज को प्लस में ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस में लेना पड़ेगा। ओके जी, ये भी यही कहता है कि सिंगल फोर्स किसके इक्वल होता है, सिंगल फोर्स इन सभी पैरेलल फोर्स के, ये जो पैरेलल फोर्स है इन सब के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि उस पर कितना लग रहा है, एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। उसी पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हो, या बैलेंसिंग पॉइंट भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल, जैसे ये रोड है, इसका कितना होगा, मिड पॉइंट। ये सर्कुलर डिस्क है जैसे CD वगैरह होता है, इसका क्या होता है, सेंटर, है ना। ये स्फेयर है, इसका भी क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर, ये सेंटर ही कहते हैं हम इसको, इसके अंदर ही लाई करता है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर है। आप बोलोगे आउटसाइड द मटेरियल कैसे, भाई ये होलो है, ये जालीदार है, ऐसे ये दिखाया हुआ है, दैट मीन्स ये बस चारों तरफ का, अंदर से तो खोखला है, यहाँ पे मटेरियल थोड़ी ना है, तो आउटसाइड द मटेरियल। और यहाँ पे ये जो इसकी हाइट होती है, एक्सिस होती है, इसके मिड पॉइंट पर सिलेंडर का, है ना। ये होलो है तो ये आउटसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये होलो है तो आउटसाइड ही करेगा, ये भी आउटसाइड ही हो जाएगा मटेरियल के, क्योंकि रिंग जैसे हम बैंगल्स पहनते हैं तो उसका जो सेंटर है उसको आप रखो तो सर्किल हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, तो वो सेंटर क्या हो जाएगा, उसका सेंटर हो जाएगा ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। अगर आप ट्राइंगल की बात करो, तो ट्राइंगुलर लेमिना की बात करो, तो उसकी मीडियंस जहाँ पे काटती हैं उस पॉइंट पर क्या होता है, उस पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। अब ये ऐसे नहीं पूछेगा कि कहाँ पे होता है, वो पूछेगा बेस से कितनी हाइट पर होता है, तो बेस से 2/3 हाइट पे होता है। ये क्वेश्चन आता है, यही इंपॉर्टेंट है, और पूछेगा इस तरीके से कि किसी भी ट्राइंगुलर शेप का बेस से कितनी हाइट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो 2/3 हाइट पे होता है, क्योंकि ये 2:1 रेशियो होता है, तो ये कितनी हाइट हो गई, 2/3 हाइट होती है यहाँ से नीचे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। आई होप कि आपको समझ आए होंगे।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं। अब इसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और बस इसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद में चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, एक जैसी, सर्कुलर मतलब सर्किल में घूम रहे हैं। मोशन क्या होती है? जब कोई चीज सर्किल पाथ में घूम रही हो और कुछ इस तरीके से घूम रही हो कि हर एक सेकंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं, इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है ना। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है, सर्कुलर भी है कि एक ही स्पीड से चल रहे हैं आगे की तरफ, है ना। मैं स्पीड क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वेलोसिटी एक नहीं हो सकती यहाँ पे, वो ऐसे जाएगी तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ट्रेवल जो उसका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे जब वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। ठीक है, क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यहाँ पे कोई है ऑब्जेक्ट तो उसका मुंह ऐसे है ना। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका फेस ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे तो उसका फेस ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे तो उसका फेस टेंजेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक सर्किल में कितनी टेंजेंट होते हैं? इन्फिनिटी टेंजेंट होते हैं। वी कैन नॉट काउंट द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, तो इन्फिनिटी टाइम्स उसका डायरेक्शन, हर एक सेकेंड हर एक पल उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉट वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में, जैसे हमको एक घूम चढ़ जाते हैं, जब हम किसी सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं बार बार, तो हमको सब घूमता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं, तो हम ये सेंटर जो है हमें अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से हम, आपने अगर फिंगर में वो की रिंग डाल के घुमाने की कोशिश करी है तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे ऊपर आती है फिंगर में, बहुत तेज अगर हम घुमाते हैं, और फिर बाहर निकल के बाहर गिर जाती है। या फिर जैसे आजकल तो वो घूमने वाली स्टेज लगी होती है, दूल्हा दुल्हन, तो कभी कभी देखा होगा कि गिर जाते हैं दुल्हन, बैलेंस खराब हो जाता है, बड़े ध्यान से एक दूसरे को पकड़ के, बड़े नाजुक सी है ना, पकड़ के खड़े रहती है। रीजन इज दैट कि उसको घूम लग रही है, दैट मीन्स वो फील कर रही है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो एक एक्चुअल फोर्स है। फिर हमने पढ़ा है न्यूटन का थर्ड लॉ कि भाई अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन तो जरूर होगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बैलेंस इसका खराब वो होगा, मतलब गिर जाएगा कोई भी अगर किसी सर्कुलर पाथ में है तो, है ना। तो ये दो टाइप के फोर्स हो गए। सेंट्रीपिटल एक एक्चुअल फोर्स होता है जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द सेंटर, इट वर्क्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल इज अ वर्चुअल फोर्स which is equals to the centripetal force and always act away the center of the circle। ठीक है, सो ये इस तरीके के फोर्स होते हैं और इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, सो this is all for today. If you have any problem and if you want to ask me to make a video on another topic, then please write in comment box. If you want to ask any numerical of any chapter, then please write in comment box, and don't forget to subscribe my channel, share my channel, and press the like button. So this is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.